हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस टॉपिक की व्हाट इज़ साइकोलॉजी पार्ट 2 अपलोड करने लगी हूँ। सो वी आर गेटिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ व्हाट इज़ साइकोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। हम सारी चीज़ें टॉपिक वाइज करेंगे। अगर किसी ने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है, गो चेक आउट, बिकॉज मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो अपलोड कर दी हुई है। वहाँ पर बाकी के सारे टॉपिक्स कंप्लीटेड हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पार्ट 2 में सारे कवर। हमारा व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाई इज साइकोलॉजी डिफिकल्ट टू डिफाइन, ये सारे टॉपिक्स हो गए हुए हैं हमारे पार्ट 1 में कवर। सो वी आर गेटिंग टू दिस टॉपिक, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जो ये स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है टॉपिक, पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है। अगर हम बहुत ही बेसिक टर्म में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, स्टिमुलस जो बाहर से कोई चीज़ आती है, ठीक है, और रिस्पॉन्स जो बाहर से वो चीज़ आती है उसका हम रिस्पॉन्स क्या करते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन हमारा क्या होता है। ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। स्टिमुलस होता है जैसे एक एक आयरन है, ठीक है, बहुत गर्म, जिससे हम अपने क्लोथ्स वगैरह आयरन करते हैं। आयरन मशीन है जिससे हम अपने क्लोथ्स प्रेस करते हैं। तो जब हम उसकी जो प्लेट है उसको टच करें, नीचे वाली जो बहुत हॉट होती है, तो वो एक स्टिमुलस है, ठीक है। आयरन जो हमारी प्रेस करने वाली चीज़, वो स्टिमुलस है, वो काफ़ी गर्म है। अगर मैं उसको टच करूँ तो क्या होगा, मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? एकदम से मैं हाथ पीछे कर लूँगी या मेरा हाथ जल जाएगा अगर मैंने ज़्यादा देर उसको रखा। तो स्टिमुलस बाहर का चीज़ जिससे हमें एक हमारा रिएक्शन आता है, स्टिमुलस वो है जिसकी वजह से हम एक रिएक्शन देते हैं चीज़ को, और जो रिएक्शन होता है उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसकी मैं एक और भी बहुत इजी एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, अगर आप एक गर्म पानी है, उसमें वो गर्म पानी एक स्टिमुलस है, ठीक है, जिसने वो उस पानी में हाथ डिप कर लिया या एक फिंगर भी डिप कर ली, तो वो हाथ हमारा जल जाएगा या बहुत एकदम से हम पीछे कर लेंगे, वो हमारा रिस्पॉन्स हुआ। ये दो एग्जांपल जिससे आप बहुत ही इजीली समझ पाओ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है। Psychologists often explain behavior through the stimulus and response relationship. Stimulus is anything that causes a reaction, जिसकी वजह से हमारा एक रिएक्शन निकल कर आता है, स्टिमुलस वो है। एंड रिस्पॉन्स क्या है हमारा? रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन टू दैट stimulus. For example, stimulus, a loud thunder sound, right? Response, feeling scared. Both the stimulus and the response can be internal or external. ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल मैं आपको बात बताऊं कि हम इंटरनली स्केयर्ड फील कर रहे हैं, हमारे मन में अभी हम वो प्रॉपर एक बड़ा सा रिएक्शन नहीं आया, वो इंटरनल चीज़ें होती हैं। जैसे एक पर्सन ने, हम स्कूल में हैं, एक क्लास के बच्चे ने दूसरे क्लास के बच्चे को कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, समथिंग, उसके यूनिफॉर्म पर ऊपर एक बात बोल दी कि आज तुम्हारी यूनिफॉर्म बहुत गंदी है। तो वो एक स्टिमुलस है जिसकी वजह से एक बंदे का रिएक्शन या एक रिस्पॉन्स क्या होगा, वो फेस पर तो कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बोलेगा, बट वो एक साइलेंट हो जाएगा, बट अंदर इंटरनली वो क्या फील कर रहा है, राइट? इंटरनली वो बैड फील कर रहा है। मे बी इन सम केसेस वो कुछ भी ना फील करे। सो दिस इज ऑल्सो a response. So I think so you will be clear about what is stimulus and response. Now we were going to the next topic, psychology as a discipline. तो आज हम ये सारे जो डिसिप्लिन आपकी एनसीईआरटीज में आते हैं वो कवर करेंगे।
फर्स्ट है हमारा साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. Psychology is a scientific discipline that studies behavior, experiences and mental processes. जो हमने पार्ट 1 में अपना सारी चीज़ें कवर कर ली. साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, राइट? उसको साइंटिफिक डिसिप्लिन बोला जाता है क्योंकि वो हमारे बिहेवियर को स्टडी करती है, हमारे एक्सपीरियंस को, हमारे मेंटल प्रोसेसेस को. साइंस उसकी एक मेन एक बेस है कि हम एक चीज़ को साइंटिफिकली प्रूवन कैसे करते हैं. जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब उसके ऊपर रिसर्चेस होते हैं अलग अलग, जिसके ऊपर एक डाटा कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, डाटा कलेक्ट होता है ना जब रिसर्च करते हैं हम, या हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करते हैं. ठीक है, बहुत सारी हमारी थ्योरी साइंस में जो प्रूवन है, तभी एक साइंस को हम साइंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसमें फैक्ट्स होते हैं. उसमें कुछ भी हम ऐसे नहीं बोल देते जो हमारे मन में आया, कोई ऐसे ही थ्योरी निकाल दी, एक कॉमन सेंस यूज़ कर दी तो भाई वो एक साइंटिफिक चीज़ हो गई. नो, उसको हम वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड बनाते हैं कि ये चीज़ सिर्फ एक ही सब्जेक्टिवली ये लागू नहीं होती. सब्जेक्टिवली इसको हम ये नहीं बोल सकते कि एक पर्सन के साथ ही सिर्फ हो रही है, ये सबके साथ. ये एक ही जो फैक्ट है सब एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि सब ये चीज़ को मानते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारी साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट? अगर एक बिहेवियर है, ठीक है, हम बिहेवियर्स के टॉपिक पे बात करेंगे आगे आगे. नेक्स्ट चैप्टर्स में हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, जो थ्योरीज उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए. ठीक है, कि कोई हमारा बिहेवियर, एक्सपीरियंस, ठीक है, हमारा मेंटल प्रोसेस, ये कैसे साइंटिफिकली प्रूवन है. जो दिखता है हमें बिहेवियर, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, या जो हमारे दिमाग में जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं. मेंटल प्रोसेसेस मैंने अगेन आपको पार्ट 1 में सारा क्लियर कर दिया था कि मेंटल प्रोसेसेस को हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी बोलते हैं, राइट? कॉग्निटिव प्रोसेसेस या फिर कॉग्निशन, ठीक है, या फिर बहुत इजी टर्म मेंटल प्रोसेसेस. तो इसमें मेंटल प्रोसेसेस में अब आता क्या है? बिहेवियर तो हम समझ गए, जो हम बाहर दिखा रहे हैं, ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर. ठीक है, ये भी हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं. अगर किसी को इस पार्ट में डिफिकल्टी हो रही है समझने में, देन दे आर नीड टू वॉच पार्ट 1. गो एंड चेक आउट पार्ट 1 और सब कुछ क्लियर हो जाएगा. देन यू विल कम टू द पार्ट 2 एंड यू विल बी सरप्राइज दैट everything is so easy. So coming back to the topic, behavior वो आपका क्लियर हो गया. ओवर्ट कोवर्ट बिहेवियर, हमारे एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वो भी हमने वो क्लियर कर लिए हुए. अब मेंटल प्रोसेसेस वो भी हो गया, बट फिलहाल के लिए मैं फिर भी बता रही हूँ, मेंटल प्रोसेसेस जो हम लर्न करते हैं, जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है, जो अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, वो सारी मेंटल प्रोसेसेस में आती है. अब ये साइकोलॉजी का जो डिसिप्लिन है साइंटिफिक वाला, ठीक है, इसमें हम साइंटिफिक के बारे में बात करेंगे. साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. तो इसमें क्या एम है? टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, एक्सप्लेन बिहेवियर कि ये क्यों हो रहा है, बिहेवियर को हम समझें और एक्सप्लेन करें, प्रिडिक्ट करें कि अच्छा अगर ये पर्सन ऐसा बिहेवियर कर रहा है, ये क्यों कर रहा है और ये क्या कर सकता है आगे. ठीक है, कि हम प्रिडिक्ट करें कि इस सिचुएशन में एक पर्सन क्या बिहेव करेगा. ठीक है, तो प्रिडिक्शन ये चीज़ हो गई. प्रिडिक्शन हमारी वेरी करती है, वो एक फिक्स्ड फॉर्म नहीं होती कि हाँ फिक्स्ड है कि यही चीज़ यही होगी, बिकॉज जो हमारा ह्यूमन नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. ठीक है, हम कुछ चीज़ें बेसिक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे एक बच्चे के हाथ से टॉय छीन लिया, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रोएगा, वो टैंट्रम शो करेगा, वो गुस्सा दिखाएगा. बट हम ये भी कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ भी हो सकती है. मे बी वो बच्चा बिल्कुल शांत हो जाए, कुछ बोले ही ना, कुछ टैंट्रम्स ही ना दिखाए. ठीक है, नेक्स्ट, study mental processes scientifically. Psychologists try to avoid personal biases. That what I have said. Personal biases मतलब
कुछ भी ऐसे नहीं जो उसको अच्छा लग रहा है, जो उसको बुरा लग रहा है, बस वो थ्योरी बना दी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड बाय यूजिंग ऑब्जेक्टिविटी। ये टर्म, ये चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ लो, याद कर लो कि कोई भी जो साइंटिफिक चीज़ है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस होती है, सब्जेक्टिव बेसिस नहीं होती। ऑब्जेक्टिव में हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं। सब जैसे एक एग्ज़ाम पेपर जो क्लास 7th को मिलता है, ठीक है, या मैं बहुत बेसिक सी बात करूँ, जो साइकोलॉजी का पेपर है वो +1 को सबको एक जैसा ही मिलेगा ना। जब उसके फाइनल एग्जाम्स होंगे सबको एक जैसा ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को अलग मिल गया, किसी को अलग मिल गया, तो वो तो सब्जेक्टिवली हो गया। ऐसा तो कभी होता नहीं है, ऑब्जेक्टिवली मिलता है। तो ये चीज़ आप याद कर लो कि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पर्सनल बायस कि हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स से ये चीज़ें हम डिसाइड नहीं करते कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये थ्योरी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। हम बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है साइंटिफिक मेथड्स। आप ऐसे ऐसे करके याद करते जाओगे ना, हर चीज़ को जोड़ जोड़ कर, कि पर्सनल बायस को अवॉइड करना है। जो बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए कि नहीं साइंटिफिक हमें एक चीज़ प्रूव करनी है तो ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाय यूजिंग objectivity and scientific methods. Indian psychology gives importance to self reflection and understanding of one's own experiences. Western psychology also recognizes the importance of self awareness. ठीक है, इंडियन साइकोलॉजी जो है वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती है कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, या फिर हम जो कर रहे हैं उस चीज़ों की हमें पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं और हमें ये चीज़ें क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसको हम बहुत सिंपल टर्म में सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। कि हमें अवेयरनेस है, हमें पता है, ठीक है, अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, ठीक है। तो इंडियन साइकोलॉजी इसको इम्पोर्टेंस देती है और वेस्टर्न साइकोलॉजी भी ये चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है उन्होंने भी, और उन्होंने भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है। सो द नेक्स्ट टॉपिक, आई होप यू आर ऑल क्लियर विद इट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी टॉपिक में समझने के लिए, यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। Okay, so next is psychology as a natural science. That's interesting. Psychology is considered a natural science because it uses the scientific method to study behavior. The scientific method includes observation, forming a theory, developing a hypothesis, collecting data, testing the hypothesis, revising the theory if necessary. अब ये आपको टर्म थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही होगी या मे बी क्यूरियोसिटी आ रही होगी, नेचुरल साइंस। अब हम एक चीज़ को नेचुरल साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो वो नेचुरल साइंस एक ब्रांच होती है स्टडी की, जिससे हम स्टडी करते हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड और यूनिवर्स को। अब फिज़िक्स जो है वो हमारी जो एनर्जी, फोर्स, मोशन, इसको स्टडी करती है। अब जो एनर्जी, फोर्स, मोशन, ये फिजिक्स इसको स्टडी करती है। ग्रेविटी है वो नेचुरल है, वो हमने बनाई नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री, अब जो जैसे केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें हम जैसे कुछ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये चीज़ें कैसे रिएक्ट करती हैं, ये भी नेचुरल साइंस है, ठीक है। जो हमारे एनवायरनमेंट में ये चीज़ें मिलती हैं हमें, ठीक है, बस हम उसको साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। जो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है उसके ऊपर हम एक थ्योरी बनाते हैं और उसको साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है और ये प्रूवन है साइंटिफिकली। अब साइंटिफिकली कोई चीज़ हम प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैसे इम्प्रूव करते हैं? हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो राइट है या रॉन्ग है।
ठीक है। अब एक वाटर का जैसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम बोलते हैं, जो वाटर का फॉर्मूला है केमिस्ट्री में H2O है, ठीक है। तो वो एक जो फॉर्मूला बना है वो प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन एक्सपेरिमेंट से बना है ना, जिसके एक्सपेरिमेंट किए फिर उसको टेस्ट किया। तो साइकोलॉजी भी वही सेम चीज़ है। कैसे? क्योंकि साइकोलॉजी ऑब्जर्व करती है, ठीक है, एक थ्योरी फॉर्म करती है, फिर उसके ऊपर हाइपोथेसिस डेवलप करती है। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस हो गया कि जैसे हम एक आइडिया लेकर आए हैं, अब वो आइडिया रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ठीक है। हाइपोथेसिस हम एक प्रिडिक्शन बना लेते हैं, कि ये चीज़, ये इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ राइट है या रॉन्ग है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं एग्जाम्स में, तो ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये राइट भी हो सकता है, ये रॉन्ग भी हो सकता है। अब इसको मैं प्रूफ कैसे करूँगी? मैं डाटा कलेक्ट करूँगी कि जो बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादा उनका, और जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनका भी, ठीक है। तो उसको मैंने जो हाइपोथेसिस है उसको मैं टेस्ट करूँगी। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता है या नहीं। अब यही थ्योरी को हम रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत है कि हाँ ये थ्योरी, मतलब रिवाइज करने का मतलब कि ये थ्योरी अभी भी ठीक है या नहीं, ठीक है। अब जैसे मैंने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, मैंने एक हाइपोथेसिस लिया, वो स्टूडेंट वाला, ठीक है, डाटा कलेक्ट किया और उसको टेस्ट किया कि अच्छा अब देखते हैं कि ये चीज़ अब प्रूवन है कि नहीं, ठीक है, कि ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है तो वो मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर रहा है, थोड़ा सा अगर कम पढ़ रहा है तो वो कम मार्क्स स्कोर कर रहा है। वैसे ऐसा होता तो नहीं है कि कोई बच्चा अगर ज़्यादा पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है, ठीक है। हर चीज़ एक सब्जेक्टिवली डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ, अगर मुझे ऑब्जेक्टिवली इसकी एक थ्योरी बनानी हो तो ऑब्वियस है मैं डाटा कलेक्ट करूँगी कि ये चीज़ सब पर लागू होती है कि नहीं। एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अब एक टेस्ट हुआ साइंटिफिकली, ठीक है, एक डाटा कलेक्ट किया कि अब अगर कोई बच्चा 8 घंटे अपनी नींद पूरी करता हो, ठीक है, तो वो अपनी एकेडमिकली, अपनी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो वेल परफॉर्म करेगा एकेडमिकली, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। जो 8 घंटे नहीं सोएगा उसका नहीं अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है अपनी स्टडी, बिहेवियर की स्टडी करने के लिए। साइंटिफिक मेथड में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? हमारी ऑब्जर्वेशन, फॉर्मिंग अ थ्योरी, डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस एक आइडिया हम लेकर चलते हैं जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक आइडिया, एक स्टेटमेंट, एक प्रिडिक्शन लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स बताए स्टूडेंट वाले, जो एक प्रिडिक्शन हम लेकर चल रहे थे कि हाँ, कि हमने ये टेस्ट करना है कि ये चीज़ राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो हम साइंटिफिक मेथड से ये चीज़ को राइट या रॉन्ग बोलते हैं। साइंटिफिक मेथड्स ये रहे सारे: ऑब्जर्वेशन, forming a theory, developing hypothesis, collecting data, testing the hypothesis, very important। टेस्ट तो हम करेंगे ना, कि वो डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब डाटा को भी टेस्ट भी तो करना पड़ेगा। रिवाइजिंग द थ्योरी इफ नेसेसरी, अब जो ये हमने थ्योरी निकाली हम उसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे, फिर से यही सारी चीज़ें हम करेंगे। रिवाइजिंग द थ्योरी का ये मतलब है। नेक्स्ट, psychologists have developed scientific theories about learning, memory, attention, perception, motivation, emotion. Modern psychology also uses biological principles and brain research to explain behavior. अब साइकोलॉजिस्ट ने एक प्रॉपर साइंटिफिक थ्योरी, अप्रूव्ड
थ्योरीज जिसके ऊपर ये सारे जो ये जो सारे हुए हैं हमारे स्टेप्स, ये पूरे हुए हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो हमने लास्ट ये पढ़ा, साइंटिफिक मेथड के जो अप्लाई हुए हैं, तभी ये सारी लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, इसकी थ्योरीज डेवलप हुई हैं। साइंटिफिक थ्योरीज, आप बार बार ये वर्ड नोटिस कर रहे होगे, साइंटिफिक थ्योरीज, बिकॉज इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज हुए हैं, तभी इसको साइंटिफिक थ्योरी बोला गया है। साइंटिफिक मेथड्स कौन से? ऑब्जर्वेशन, forming a theory, developing hypothesis, collecting data, testing the hypothesis, and revising the theory if necessary. ठीक है, तो अब लर्निंग के ऊपर हमारी बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हैं जो आप आगे आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। मेमोरी के ऊपर भी हैं, ठीक है, कि हमारी जो मेमोरीज हैं वो कैसे वेरी करती हैं, हम अगर कोई चीज़ याद रखते हैं वो कैसे याद रखते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा ग्लिम्स दूंगी मेमोरी का, कि अब हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ही कह लो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम कुछ चीज़ें याद रखते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप एक परफ्यूम लगा रहे हो, आपका फेवरेट है, कितने सालों से वो लगा रहे हो, या आपके मम्मा एक परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, अगर वही जो आपके मम्मा जो आपके परफ्यूम लगाते हैं, आप स्कूल में उस फ्रेगनेंस को स्मेल कर लो, किसी और ने लगाई हुई है, तो आपको एकदम से याद आएगा कि हाँ, ये फ्रेगनेंस मेरे मम्मा भी लगाते हैं, राइट। तो सी कि जो हमारी मेमोरी है वो कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी फैसिनेटिंग है, कि हम कैसे एक खुशबू को भी याद रखते हैं, ठीक है। यही नहीं, हमारे सिर्फ एक्सपीरियंसेस ही नहीं हम याद रखते, हम कैसे जो एक खुशबू को भी सूंघना वो हमें अपने लव्ड वंस की याद दिलाता है। अटेंशन, अटेंशन मतलब कि आप अब इस चीज़ को लेकर आप पढ़ रहे हो, आप अटेंटिवली आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, आप पूरा अपनी अटेंशन दे रहे हो। परसेप्शन, वो हमने पार्ट 1 में बहुत इस पे ऊपर डिटेल में बात की, परसेप्शन क्या होता है। मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन है कि हाँ, आपने अपने एग्जाम्स अच्छे करने हैं, आपकी मोटिवेशन है कि हमने पढ़ना है, तभी हम एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, ये आपकी मोटिवेशन है। इमोशंस, इमोशंस हमारे बहुत तरह के होते हैं, हैप्पी, सैड, ठीक है, और जॉय, ये सारी चीज़ें, कि हम मतलब जैसे ग्रीफ, ये चीज़ें भी हम इमोशंस जो एक्सपीरियंस करते हैं, इसके ऊपर भी साइंटिफिक थ्योरीज बनी हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरीज भी डेवलप की हैं। अब मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या नई चीज़ भी है कि वो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी यूज़ करते हैं एंड ब्रेन रिसर्च भी, अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और ब्रेन रिसर्च, ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं? बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जिसमें हम अपने जीन्स को इंक्लूड करते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से चीज़ें मिली होती हैं, ठीक है, जो हम हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली हमें मिली हैं अपने पेरेंट्स से। ब्रेन रिसर्च, हम ब्रेन की भी, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ईईजी, एफएमआरआई, जैसे सीटी स्कैन होता है वैसे एफएमआरआई, ईईजी होती है, ठीक है। तो हम अपनी ब्रेन की रिसर्च भी करते हैं कि जब ये चीज़, बंदा एक चीज़ मतलब जैसे एक इमोशन फेस कर रहा है, तो उसका कौन सा पार्ट है ब्रेन का उस टाइम पर एक्टिव है, तो वो सारी चीज़ें एमआरआई में आ जाती हैं, ठीक है। इससे हम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इतनी वास्ट आगे आ गई है, ठीक है। सो मैं इसके ऊपर अभी आई थिंक सो आपका पेस है, ठीक है, +1 का। सो आई थिंक सो दीज इंफॉर्मेशंस आर much more sufficient for you to learn all of these, to understand all of these, to get a glimpse that psychology is so much vast. Psychology एक सिर्फ एक कॉमन सेंस नहीं है, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक प्रूव्ड थ्योरी से बनी है,
ठीक है। उसमें सिर्फ हम एक थ्योरीज पे एक्सपेरिमेंट करके नहीं, हम अपने बायोलॉजिकली भी, अपनी ब्रेन रिसर्च से भी अपना जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज साइकोलॉजी इज द, ठीक है, उसमें हम बिहेवियर की बात ही करते हैं उसमें सारी, ठीक है, इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो उस चीज़ को बिहेवियर में एक्सप्लेन करने में हम बहुत चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और ब्रेन रिसर्च भी, कि जो हम ये बिहेवियर देख रहे हैं उसका क्या कारण है, क्यों हो रहा है। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है बहुत इंटरेस्टिंगली, ठीक है, उसको डीपली समझना है, तो आपको एक फंडामेंटल, जो मुझे भी मेरे टीचर्स डॉक्टर्स ने मुझे ये चीज़ें सिखाई, आई एम ऑल्सो शेयरिंग विद यू, कि अगर आपको कोई भी चीज़ को समझना है, पढ़ना है, तो आपको उसका क्यों, वाई, वॉट, व्हेन, हाउ, सबको समझना पड़ेगा साइकोलॉजी में, कि ये चीज़ क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसका रीज़न क्या है। साइकोलॉजी को हम तभी बहुत इजीली, बहुत डीपली डिफाइन कर पाएंगे किसी के बिहेवियर को, बिकॉज अगर कोई एक पर्सन चोर बना है, ठीक है, इज थीफ, ठीक है, जो क्रिमिनल है वो क्यों है, उसका रीज़न क्या है पीछे। हम तो एक पर्सन को बुरा बोल देते हैं, अपनी पर्सनल बायस लेकर आ जाते हैं। साइकोलॉजी इसमें अवॉइड करती है अपनी पर्सनल बायस, अपनी हेट लेकर आते हैं, रादर देन हम उसको समझते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई है। ये चीज़ हम साइंटिफिकली जानने की कोशिश करते हैं बाय साइंटिफिक मेथड्स, कि ये चीज़ क्यों है। अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस लो है, तो हम ये जानेंगे ज़रूर कि ये चीज़ क्यों हुई है, क्या रीज़न था, क्या एक्सपीरियंस किया उस पर्सन ने, हम उसका रीज़न ज़रूर देंगे कि जो आज एक पर्सन के बिहेवियर में चीज़ है वो क्यों है, वाई, वॉट, हाउ, व्हेन। सो ये क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा अपने माइंड में ज़रूर होना चाहिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, next topic, psychology as a social science. Psychology is also a social science because human behavior is influenced by society and culture. Very important, very interesting and very very important। जो आप अब ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में जो आप +1 में पढ़ रहे हो, ये आपको, अगर आप बैचलर्स भी करो मास्टर्स भी करो, इसमें आपको ये बेसिक चीज़ें ज़रूर आएंगी और इससे भी ज़्यादा डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर आएंगी। बट फॉर द टाइमिंग यू आर स्टार्टिंग, यू आर जस्ट स्टेपिंग योर बेबी लिटिल स्टेप्स टू द साइकोलॉजी, सो आपको इतनी डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपना बेस अच्छे से बनाओ कि अगर इफ़ एनीवन wants to pursue or continue psychology, उसको पता हो साइकोलॉजी क्या है एंड ही और शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट टू pursue। सो साइंस, जो हमारी साइकोलॉजी है एज अ सोशल साइंस क्यों है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो सोसाइटी और कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। हमारा जो कल्चर और सोसाइटी है, ठीक है, वो हमारे बिहेवियर को भी शेप करने में बहुत हेल्पफुल है। कैसे? पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस आर अफेक्टेड बाय फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कम्युनिटी, कल्चर, सोशल वैल्यूज। फैमिली का जो एनवायरनमेंट है बच्चे को बहुत शेप करता है, तभी एक हर बच्चा डिफरेंट होता है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट इन देयर फैमिलीज। अब उसका जब वो बच्चा स्कूल में आता है तो उसके जो फ्रेंड्स बनते हैं, उस वो भी उसको काफ़ी शेप करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बिहेवियर को, ठीक है, उसके थॉट्स को, उसके फीलिंग्स को, उसके एक्शंस को, ठीक है। जो हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट है प्रॉपर, एक हम वाइड में आ जाएं तो फ्रेंड्स के हटकर स्कूल, प्रॉपर स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को अफेक्ट करता है। हम कौन सी कम्युनिटी से हैं, वो भी, हम कौन से कल्चर से हैं, बिकॉज कल्चर्स में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीति रिवाज, ये सारा कुछ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक सोशल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, एक
कह लो कि एक फैमिली में नियम बना होता है। अगर एक आप बच्चे की हैबिट को ऑब्जर्व करो कि वो क्लास में बच्चा अपना जब लंच टाइम होता है, ब्रेक के टाइम जब वो अपना लंच बॉक्स खोलता है, तो वो सबसे पहले प्रे करता है, थैंक यू गॉड, ठीक है, वो काफ़ी ग्रेटफुल होता है, तब अपना वो खाना स्टार्ट करता है। ये चीज़ें कहाँ से आई? उसकी फैमिली से, उसके कम्युनिटी, उसके कल्चर, उसके सोशल वैल्यूज से। अब वो बच्चा बाकियों को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, टेंडेंसी है कि और बच्चे भी इन्फ्लुएंस होंगे, उनके उनके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि भाई ये तो क्यों कर रहा है, पूछेंगे तो बच्चा बताएगा कि क्या इसकी वैल्यू है, हम क्यों ग्रेटफुल होते हैं कि जब हम अपने खाने को पहले थैंक यू बोलते हैं गॉड को खाने से पहले, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस फूड, ठीक है, जो हमें बचपन में ये चीज़ें काफ़ी सिखाई गई होती है। बट वो हम बड़े बड़े आते आते ये चीज़ें नहीं फॉलो करते, बट जिसकी फैमिली में भी ये चीज़ें चल रही है वो बच्चा ज़रूर लाइफ टाइम ये चीज़ फॉलो करेगा, कुछ उसकी हैबिट्स ज़रूर होगी। अब जो वो उसकी हैबिट्स हैं वो उसके आसपास जो उसके फ्रेंड्स होंगे ना, उनको भी अच्छी लगेगी जब उसको ये बताएगा। मे भी किसी को अच्छी ना लगे, बट इन्फ्लुएंस अफेक्ट तो होगा ना किसी के थॉट्स पे, किसी के फीलिंग्स पे, और उनके एक्शंस भी अफेक्ट होंगे। उनके भी थॉट्स में ये चीज़ें आएंगी कि अच्छा ये इस चीज़ की इतनी वैल्यू है, ऐसा करना चाहिए, पहले थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा सब एक्सप्लेन करता है कि हम थैंक यू क्यों बोलते हैं। हमारी फीलिंग्स जब हम खाना खाते ही हैं उसके लिए कितनी चेंज हो जाती हैं, हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं। हम जब पहले ऐसे ही बस टिफ़िन को खोला और सीधा खाना खा लिया, अब हमारे एक्शंस चेंज हो गए, अब हम भी थैंक यू गॉड बोलते हैं, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस फूड। तो साइकोलॉजी एज सोशल साइंस से बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव है। अब कल्चर्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, हर कल्चर में ये चीज़ें नहीं की जाती, या मैं सिर्फ ये लंच बॉक्स वाली थ्योरी नहीं बोलूँगी, लंच बॉक्स वाली ये सिर्फ एग्जांपल नहीं बोलूँगी, बट मैं और भी बहुत सारे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो कल्चर कम्युनिटी में जो डिफरेंट करते हैं वो सबके अलग अलग हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, human beings are not only influenced by society but also influence society themselves. That what I am talking about. जो मैंने लंच बॉक्स वाली एग्जांपल दी, वो बच्चा ही सिर्फ सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो खुद वो सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, वो खुद भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे? उसके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उनको ये चीज़ें बताकर, राइट। आई होप दिस इज, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये कुछ की डेफिनेशंस हैं। तो आई थिंक सो हमारा चैप्टर जो है वो बस ख़त्म होने वाला है 1 और 2 स्लाइड्स में, ठीक है। सो चैप्टर तो नहीं, बट कुछ टॉपिक अभी हमें आगे और चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर 1 के और भी टॉपिक्स करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे वो कवर करूँगी। अब जब जो भी हमने जहाँ तक ये पढ़ा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ये कुछ की डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अभी तक जो भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाया है, आप उसको अच्छी तरह से उसके नोट्स बनाओ, उसको लिखो, जो यही चीज़ें आप चाहे वो भी लिख लो, दे आर गुड टू गो फॉर योर एग्ज़ाम। बिकॉज आप ये मेरा पार्ट और पार्ट 2, ये आप जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ साइकोलॉजी की, एनसीईआरटी की, आप ये चीज़ें आप वीडियो से कर लो, इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल सफिशेंट है। आपको ये समझ में आ गया, बस आपको उसके बाद बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई कि ये चीज़ें क्या हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको एक हसल होगा एग्ज़ाम से पहले कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। ओके, सो ये कुछ की डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की, इसमें सारी की डेफिनेशंस कवर होती हैं। फर्स्ट है साइकोलॉजी।
The scientific study of mental processes, experiences and behavior. ये definition है. Mental processes, internal activities such as thinking, learning, memory, reasoning and perception. Experience. अब साइकोलॉजी वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है हमारे मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर की. हम इसको साइंटिफिकली स्टडी करते हैं. अब मेंटल प्रोसेसेस वो क्या है, नेक्स्ट ये हम पढ़ेंगे. जो हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारे अंदर चलती हैं, जैसे कि हमारी थिंकिंग, जो हमने सीखा, लर्निंग, मेमोरी, जो हमें याद है चीज़ें, रीजनिंग, ठीक है, हम कुछ चीज़ों को रीज़न ज़रूर देते हैं, ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, हमारा रीज़न होता है. और हमारा परसेप्शन, हमारा देखने का नज़रिया. अब आता है एक्सपीरियंसेस. ओके, एक्सपीरियंस क्या है? पर्सनल एंड सब्जेक्टिव अवेयरनेस और फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. अब जो बंदे ने पर्सनली या फिर सब्जेक्टिव, जो उसको अवेयरनेस है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, या वो एक फीलिंग्स है, जो हमारी पर्सनल चीज़ है. एक्सपीरियंस हर किसी के पर्सनल्स होते हैं, किसी के वो ऐसे नहीं कि जो वो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है वो आपका भी वही सेम आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो. हर किसी के एक्सपीरियंस अलग होते हैं. तो एक्सपीरियंस को हम इसीलिए पर्सनल, सब्जेक्टिव, फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल बोलते हैं, क्योंकि ये पर्सनल और सब्जेक्टिव है, नॉट ऑब्जेक्टिव. ठीक है. आप ये कभी नहीं बोल सकते कि हर किसी का बचपन एक जैसा है. नो, हर किसी का बचपन का जो एक्सपीरियंस है वो पर्सनल है, वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है. ठीक है. और अपने एक्सपीरियंस को लेकर एक इंडिविजुअल की अपनी ही एक फीलिंग्स होती हैं. अब आता है बिहेवियर. बिहेवियर, एनी एक्शन और रिस्पॉन्स मेड बाय अ पर्सन. जो हमें बाहर दिख रहा है, हम जो एक्शन कर रहे हैं, जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो हमारा बिहेवियर है. अब बिहेवियर भी दो टाइप का है, कोवर्ट एंड ओवर्ट. ओवर्ट बिहेवियर क्या है हमारा? बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली. कोवर्ट बिहेवियर क्या है? जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. अब स्टिमुलस क्या है? Stimulus, any event or object that produces a response. ठीक है. अब रिस्पॉन्स क्या है? कोई भी, अब स्टिमुलस कोई भी इवेंट या कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. अब हम कोई सोशल गैदरिंग में जाएं, अब जो इंट्रोवर्ट पर्सन है, जिसको वेडिंग्स अटेंड करना पसंद नहीं है, वो उसके लिए स्टिमुलस आ गया. ठीक है. उसको वेडिंग अटेंड करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? बहुत उसके फेस पर दिखेगा कि उसका रिस्पॉन्स क्या है. अब जैसे किसी को ज़्यादा एसी में बैठना पसंद नहीं है, उसको ठंड लगती है, एसी स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स क्या आ गया? उसको बहुत ठंड लगती है. ठीक है. तो वो एक्शन क्या करेगा? ठीक है. वो बिहेवियर क्या दिखाएगा अपना? ठीक है. बिहेवियर में हमने पढ़ा है ना, एनी एक्शन. तो उस एक्शन क्या करेगा? एसी बंद कर देगा, राइट. ज़्यादा एसी नहीं चलाएगा. अब ये एग्जाम्पल बिल्कुल ये बिहेवियर, ओवर्ट, कोवर्ट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये आपस में लिंक्ड है, जो मैंने अभी आपको एसी वाली एग्जांपल दी. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. ठीक है. ये जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कवर किया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट नोन एज द स्टडी ऑफ सोल, then the study of mind, and now it is the scientific study of mental processes, experiences and behavior. Psychology studies both biological and social factors. Mental processes are internal, जो हमने पीछे की पॉइंट्स में पढ़ा, and cannot be directly observed. ठीक है. जो कि हमारा कोवर्ट बिहेवियर में आता है. कोवर्ट बिहेवियर में हमारे मेंटल प्रोसेसेस आते हैं, हमारे थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग एंड परसेप्शन. ठीक है. एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव
and depend on both internal and external conditions. ठीक है, अब इसमें हम परसेप्शन की बहुत मेजरली बात कर रहे हैं इंटरनली, कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा दिखते हैं, हम वैसा ही चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई पर्सन बोल देगा कि मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, मेरी किस्मत ही बुरी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सबकी लाइफ इतनी ईजी कितनी अच्छी है, व्हाई आई ऑलवेज स्ट्रगल। तो दूसरा पर्सन बोलेगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये चीज़ें होनी ज़रूरी थी, इससे मैंने कुछ लेसन्स लर्न किए। ठीक है, वो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देख रहा है लाइफ का। वो उसकी तो आ गई ना, एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव, इट डिपेंड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। अब इंटरनल तो मैंने बता दिया, एक्सटर्नल क्या, जो वो जैसे एनवायरनमेंट में है, जैसे फैमिली फ्रेंड सोसाइटी में है, तो उसके एक्सटर्नली तो वो चीज़ें वो वैसे ही एक्सपीरियंस करेगा ना। हम इसको लाइफ लेसन्स के हटकर अगर बोले तो जो मैंने आपको मैरिज और एसी वाली एग्जांपल बोली, तो ये परफेक्टली उस पर जा रही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो सब्जेक्टिव है। अब किसी का एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव कैसे है, टू पर्सन हमने बिठाए हैं एक रूम में, एसी फुल ऑन तेज पर है, ठंडा हो गया पूरा, 16 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा हुआ है एसी का टेम्परेचर, एक पर्सन बहुत टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा, तो वो कह रहा है एसी बंद कर दो। ठीक है, इंटरनली वो बहुत मतलब बुरा फील कर रहा है, इंटरनली उसको अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, इंटरनली जो उसके थॉट्स आ रहे हैं कि यार ये एसी बंद कर दो प्लीज़। ठीक है, इमोशंस उसके वैसे आ रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, एसी बहुत ठंडा है। ठीक है, और दूसरा पर्सन ही इज़ वेरी चिल, उसको है इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं नॉर्मली रेगुलर भी मेरा इसी घर में ऐसे ही चल रहा होता है। तो आ गई सब्जेक्टिव, डिपेंड ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। नेक्स्ट, बिहेवियर में बी overt or covert. As I explained, psychology is both a natural science and a social science. ये हमने जो साइकोलॉजी के डिसिप्लिन्स वाले टॉपिक्स इसमें सारा अच्छी तरह से कवर कर लिया है। ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय very important, very important. Human behavior is influenced by biological, psychological, social, cultural and environmental factors. अब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, एक पर्सन के जीन्स में बायोलॉजिकली मिला होता है कि वो सबको देखकर स्माइल करता है, छोटा सा बच्चा। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कुछ बच्चे स्माइल करते हैं, कुछ बिल्कुल एकदम रोने लग जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस कैसे होता है, साइकोलॉजिकली हम जिसमें हम मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली जिसमें हमारे मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, हमारा बिहेवियर आ जाता है। तो हम मेंटली कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा हम थिंक कर रहे हैं, जो हमने लर्न किया, जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर भी वैसे ही इन्फ्लुएंस होता है। अब साइकोलॉजिकली इसका मैं एग्जांपल दूंगी, जो वो एक बच्चा जो बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा हमेशा गलत क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी किस्मत ही बुरी है, उसकी एक थिंकिंग में है ये चीज़। ठीक है, हाँ उसकी ये चीज़ चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो उसका ह्यूमन बिहेवियर भी वैसे ही देखो आप इन्फ्लुएंस हुआ है ना साइकोलॉजिकली, बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग एंड लर्निंग, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे हो गए हैं, उसने वो चीज़ें सीख ली हैं कि उसके साथ हमेशा ही ऐसे होता है। मे बी ना भी होता हो, उसको कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती हों, बट मेजरली उसके साथ बुरा ही होता हो। ठीक है, बट वो ये पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा कि इसमें कुछ अच्छा भी है, इसमें कुछ उसके लेसन्स लर्न हो रहे हैं, इससे वो ग्रो कर रहा है। दूसरा पर्सन बिल्कुल यही चीज़ करता है, उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो उस चीज़ को कहता है कि ये उसका लेसन था, उसने लर्न किया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लाइफ गोज ऑन, मेरी ग्रोथ हुई इससे, मैंने कुछ सीखा, अब वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। राइट,
सोशल सोशल में हम जैसे हम सारे जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर सोशली वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। हम जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, हमें पता है कि सोसाइटी में हमें कैसे उठना बैठना है। अब कोई बाहर निकल के हम ट्रेन वाली जगह पर जाएं, हम ऊंची ऊंची हंसने तो लग नहीं जाएंगे, ठीक है, अगर हंस भी देंगे तो ऐसा तो नहीं कि हम हंस हंस के बिल्कुल ही फ्लोर पर ही लेट जाएंगे, ठीक है। वो हमें पता है वो सोसाइटी उस चीज़ पे थोड़ी अनएक्सेप्टेबल है कि हमें लोग देखेंगे, हमारे में वो पहली चीज़ है कि जज करेंगे, ठीक है। तो हमारा बिहेवियर भी उससे इन्फ्लुएंस होता है। अगर कोई पर्सन वेडिंग में जाए तो वो ऐसा बिहेव तो नहीं करेगा जिससे कोई उसकी जजमेंट लगे, या फिर काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है एक पर्सन, ठीक है, लड़कियां काफ़ी कॉन्शियस हो जाती हैं कि हमें ऐसे नहीं खाना मुंह खोल खोल कर या हमने ऊंची ऊंची नहीं हंसना, ठीक है, हमने ऐसे बहुत स्मार्टली बैठना है, बहुत सोफिस्टिकेटेड। हमारा बिहेवियर कैसे सोशल में जाकर, सोसाइटी में जाकर इन्फ्लुएंस हुआ। कल्चर, अब वो लंच बॉक्स वाली बात मैंने बताई आपको, ठीक है, उससे हमारा बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल में जो भी आसपास आ जाता है, आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स, ठीक है, आपके टीचर्स, आपके जो क्लास में जो आपके फेलो स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर में। आप आसपास जो भी देखो वो एनवायरमेंट है। आप आसपास देखो कि कौन सी चीज़ें मतलब हो रही हैं, जहाँ पर इंसान है, जहाँ पर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो एनवायरनमेंट है। हम हमारा बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब जैसे अब मैंने बात करी थी कि एनिमल्स बर्ड्स को देखें, जब कोई डॉग को देखता है वो कैसे लाइक कुच्चू कुच्चू सा हो जाता है, जिसको डॉग्स बहुत पसंद है, वो उसका बिहेवियर वो उसके एक्शन में दिखता है, वो रुकेगा, वो थोड़ा सा उसको पैम्पर टाइप करेगा डॉग को, फिर आगे अपने रास्ते पर चलेगा। कोई भी अगर स्ट्रे डॉग हुआ, दूसरा पर्सन उसके सामने स्ट्रे डॉग आगा, वो डर जाएगा, वो बिल्कुल ही साइड पर हो जाएगा, उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ ना एनवायरनमेंट में आकर। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द टॉपिक। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1। बाय, enjoy, and all the very best. Thank you.